नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल सिविल सर्विसेज वाला पे। अभी तक हम लोग 4 पार्ट कर चुके थे आपके करंट अफेयर की सीरीज का। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैं आपको बना रहा हूं और टोटल 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 50 क्वेश्चन करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और डेली अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे। आखिरी के कुछ टाइम बचे हुए हैं तो एक बार ढंग से हम लोग पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स, ताकि आपको कुछ छूटे ना। 50 क्वेश्चन कैसे होगा आपका करंट को जब हम स्टैटिक से लिंक करके पढ़ेंगे तो इस सीरीज से कम 50 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पिछली बार भी आया था तो इस बार भी बता रहा हूं, ध्यान से कर लो। और आज एक आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है मेरे पास, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं, इनको अच्छे से देख लोगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, देखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एनएनसी 2215? एनएनसी 2215 है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनएनसी 2215 है क्या? व्हाट इज एनएनसी 2215 डिजाइन टू डू इन डायबिटीज ट्रीटमेंट? डायबिटीज के उपचार में एनएनसी 2215 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एडजस्ट इंसुलिन एक्टिविटी बेस्ड ऑन ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, समझ में आया? तो इंसुलिन की एक्टिविटी को मेंटेन करना ब्लड शुगर में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, एनएनसी 2215 का काम है। अब ये एनएनसी 2215 है क्या, इसको समझो। इसको कहा जा रहा है कि ये स्मार्ट इंसुलिन है। ये क्या है? ये एक नई खोज करी गई है एनएनसी 2215 को, कि जिसको कहा जा रहा है स्मार्ट इंसुलिन है। अब इंसुलिन का क्या काम होता है आपको पता है दोस्तों? जब हमें डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज किस वजह से होता है? शुगर लेवल के ज्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर। अब अगर इस ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो रहा होता है तो पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन रिलीज करता है, और ये जो इंसुलिन है वही उस शुगर के लेवल को कम करता है। बट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो पाता, या अगर इंसुलिन रिलीज होता है तो बॉडी अच्छी तरीके से उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो 2 प्रॉब्लम आ जाती है। कौन कौन सी? या तो इंसुलिन जो है वो रिलीज ही नहीं हो पाता, इंसुलिन की कमी हो जाती है, या फिर बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस वजह से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब डायबिटीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या इशू होगा? डायबिटीज हो जाएगा तो उसके बाद तो बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इस डायबिटीज से बचाने के लिए, इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हम लोगों ने खोज की है, जिसका नाम क्या है? एनएनसी 2215। एनएनसी 2215, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है, ये स्मार्ट इंसुलिन है। इसका मेन काम क्या है कि इंसुलिन के लेवल को बॉडी के अंदर, बॉडी के ब्लड के अंदर मेंटेन करना। अगर मेंटेन नहीं हुआ तो जो बंदा है, जो व्यक्ति है, उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो समझ में आया एनएनसी 2215 क्या है? डायबिटीज को से बचाने के लिए, इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए एनएनसी 2215 का एक तरीके से इनोवेशन किया गया है, इसको इन्वेंट किया गया है, और इसको हम लोग स्मार्ट इंसुलिन के नाम से जान रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं। तभी आपको मैं कह रहा हूं कि आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं ना। अब ये भी देख लो कि डायबिटीज 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज। अब मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, है ना। अब जैसे कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा या अपने भाई बहनों को भी देखा होगा, है ना, किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसको जो डायबिटीज हो रखा है वो है टाइप 2 डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज है? टाइप 2 डायबिटीज। अब ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में पैनक्रियाज जो है इंसुलिन कम रिलीज करती है, या फिर बॉडी अगर पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज भी करती है तो बॉडी उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं करती है। जब ये वाली सिचुएशन होता है तो क्या होता है? ये वाली जब सिचुएशन होती है तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, जो कि हम में से मोस्टली लोगों को होता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, तो हम लोग को टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो जितने भी आप केसेस देखते हैं उसमें से जो 95% जो केसेस है वो किसके हैं? वो आपके हैं टाइप 2 डायबिटीज के। ये चीज आप ध्यान रखोगे। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? ये होता है हेरिडिटरी, मतलब मां से ही बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। ये बहुत ही कम बच्चों को होता है, बहुत ही कम बच्चों को होता है, और उसमें जो सर्वाइवल चांस होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडली होता है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके बाद उसको लगातार इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर उसने एक दिन में इंजेक्शन छोड़ा तो उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सेल्स जो है मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम लोगों को होता है, सिर्फ 5% लोगों को होता है। 95% लोगों को जो डायबिटीज है वो कौन सा है? टाइप 2 डायबिटीज। एक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज होता है। ये क्या है? ये टेम्पररी डायबिटीज है, मतलब ये कुछ टेम्पररी टाइम के लिए होता है।
ये कब होता है? जब कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में गेस्टेस्टिनल डायबिटीज हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको गेस्टेस्टिनल डायबिटीज होता है, जो कि परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी टाइम के लिए होता है, बट चांसेस रहता है कि ये मां से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या ये ट्रांसफरेबल है? तो बिल्कुल हाँ, ये ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डायबिटीज से भी बचाना होता है, ये डॉक्टर सलाह देते हैं। समझ में आया? तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड गेस्टेस्टिनल डायबिटीज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो 3 टाइप के डायबिटीज है। डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन की कमी की वजह से। किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियाज। अगर ढंग से रिलीज ना करे तो इस चीज के लिए हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है? इस चीज के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है NNC-2215। ये क्या है? ये एक स्मार्ट इंसुलिन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? डायबिटीज 3 टाइप के होते हैं, ये भी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई इंसुलिन के बारे में और डायबिटीज के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन? स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन को कौन मैनेज करता है? तो कौन मैनेज करता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी मैनेज करती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको? स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन को। अब देखो, हर एक जो कंट्री होती है वो उसके कुछ खुफिया सैटेलाइट्स होते हैं जो कि आसमान में घूमते रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो वैसे इंडिया की भी कुछ सैटेलाइट्स अराउंड 54 के आसपास सैटेलाइट्स हैं। इनको कौन मैनेज करता है? ये ध्यान रखो, इसरो नहीं करता, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, इसे मैनेज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का भी अराउंड 52-54 के आसपास है। हम लोगों ने 2003 से ही लगातार इसमें क्या बोलते हैं, लगातार ही हम इस टाइप के जो सर्विलांस वाले जो सैटेलाइट होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो स्पेडेक्स मिशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के स्पेडेक्स मिशन का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? स्पेडेक्स मिशन आपने सुना होगा, इंडिया चौथी कंट्री बन गया जिसने स्पेडेक्स मिशन को करके दिखाया। अभी स्पेडेक्स मिशन है क्या? इसका काम है टू डेवलप ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्पेडेक्स मिशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग इसे लॉन्च क्यों करें। मैंने आपको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बताया था। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जब मैं आपको बताया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया के साइंटिस्ट नहीं रहते, उन्हें किसी और कंट्रीज ने बनाया, जैसे कि नासा हो गया, रशिया हो गया, उन सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं था। तो इंडिया ने क्या सोचा कि हम लोगों का खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए। अब जो हम लोगों का स्पेस स्टेशन होगा वो 2028 में लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा? 2028 में। अब एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा स्पेस स्टेशन होता है, क्या एक बार में पहुंचाया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसे हम लोग टोटल 5 मॉड्यूल में ऊपर पहुंचाने वाले हैं। कितने मॉड्यूल में? 5 मॉड्यूल, मतलब अलग अलग पार्ट में इसको ऊपर पहुंचाएंगे और ऊपर पहुंचा के उसको जोड़ देंगे। तो ये जो जोड़ना हुआ वो क्या हुआ? डॉकिंग और अनडॉकिंग हुआ। क्या हो गया? डॉकिंग मतलब जोड़ना, मतलब डॉकिंग, अनडॉकिंग मतलब अलग अलग करना। समझ में आया? तो इन 5 मॉड्यूल को ऊपर पहुंचाएंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में पहुंचेगा और आखिरी मॉड्यूल 2035 में पहुंचेगा, और इन सारे मॉड्यूल को आपस में जोड़ के ये एक तरीके से काम करने लग जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑपरेशनलाइज कब होगा? तो 2035 में। पहला मॉड्यूल कब जाएगा? तो 2028 में। ठीक है, अब क्या हुआ कि अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग पार्ट हम लोगों ने भेजा, फिर उसको जोड़ दिया, मतलब उसका डॉकिंग करवा दिया। तो ये जो डॉकिंग करने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, वही हम लोगों ने टेस्ट की है। किससे? स्पेडेक्स मिशन से, ताकि हम लोग 2 अलग अलग सैटेलाइट को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे आसमान के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ये क्या है? स्पेडेक्स मिशन का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 सैटेलाइट को ऊपर भेजा और उसको आपस में जोड़ दिया, तो वही ऑब्जेक्टिव था किसका? स्पेडेक्स मिशन का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया स्पेडेक्स मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि 2 अलग अलग सैटेलाइट को कैसे जोड़ा जाए और कैसे अलग किया जाए। किसका ऑब्जेक्टिव है? स्पेडेक्स मिशन का ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च होता है, कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च होता है तो उसका कोई ना कोई तो रॉकेट होता होगा ना, किसी न किसी लॉन्चर से तो जाता होगा ना। तो जो रॉकेट है वो कौन से रॉकेट को यूज किया गया है? PSLV C60 को यूज किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? PSLV C60 को यूज किया गया था डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए स्पेडेक्स मिशन के तहत। और जो भारत है ये चौथी कंट्री है ये कारनामा करने वाली। ठीक है, समझ लो कि 2 सैटेलाइट है, इसको आपस में जोड़ना है। तो स्पेडेक्स मिशन के तहत हम लोगों ने ये कारनामा करके दिखाया है। इंडिया चौथी कंट्री है। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्री हमसे पहले ऊपर रह चुकी हैं, USA, रशिया एंड चाइना। ठीक है, और चौथी कंट्री होगी इंडिया। अब इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? जोड़ने की टेक्नोलॉजी है। आसमान में 2 सैटेलाइट को इंडिया आराम से जोड़ सकता है। समझ में आया? इसी के बाद तो हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मैकाजिला? मैकाजिला क्या है? व्हाट इज मैकाजिला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसएक्स स्टारशिप प्रोग्राम? स्पेसएक्स के स्टारशिप प्रोग्राम का मैकाजिला है क्या? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्या है?
400 फीट 400 फीट रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर। अब आप स्पेसएक्स के बारे में जानते होंगे कि स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च करता है। किसको? रीयूजेबल रॉकेट को। वो आसमान में जाते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं और फिर रॉकेट जो है इस तरीके से वापस आ जाता है। तो जब ये वापस आता था तो इसको पकड़ने के लिए एक तरीके का हम लोगों ने रोबोटिक आर्म बना दिया है। देखो इसके दो हाथ हैं, ये दोनों हाथों से क्या करता है? रॉकेट को पकड़ लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये रॉकेट को जो है पकड़ लेता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इस सिस्टम को नाम दिया गया है मेकाजिला। ये जो रोबोटिक आर्म है, ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है इतना बड़ा, इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है मेकाजिला। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया मेकाजिला क्या है? मेकाजिला है ये जो रोबोटिक आर्म है जिससे ये जो रॉकेट है इसको पकड़ा जा रहा है, वो है मेकाजिला। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसका है? स्पेसएक्स का है। किसका है? स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स का है ना? क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हाट इज द सार्कोपॉड डिजाइन टू डू? सार्कोपॉड का काम क्या है? सार्कोपॉड क्या काम है इसका? तो इसका काम है एनेबल अ पर्सन टू एंड देयर लाइफ। किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देना। भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही थी। ये जो पॉड है कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति चल जाता है और जिसको अपनी जान लेनी होती है, कोई सुसाइड करना चाहता है तो यहां पे जाके सुसाइड कर सकता है। इसको सुसाइड पॉड भी कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जाएगा वो तो उसकी बहुत आसानी से मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन की कमी कर दी जाती है धीरे धीरे करके। इससे जो इंसान होता है पहले बेहोश होता है और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ मिनट बाद ही उसकी मौत हो जाती है ना। तो दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बैठने का भी मन करता है, बट इसमें बैठना नहीं है क्योंकि अगर इसमें बैठोगे तो इसमें आपकी मौत हो जाएगी। सुसाइड पॉड है, इंडिया में अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सुसाइड को लीगल नहीं मानते हैं, ये आपको पता है ना। तो सार्कोपॉड को डिजाइन किसने किया है? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्टर फिलिप ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर फिलिप ने किया है। समझ में आ गया? डॉक्टर फिलिप ने सार्कोपॉड को डिजाइन किया है। ठीक है, सार्कोपॉड से क्या होता है? अपनी हम लोग जीवन ले सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं और उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम क्या है? वो जो गैस निकलती है उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया सार्कोपॉड के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है व्हाट वाज द थीम ऑफ स्वावलंबन 2024? स्वावलंबन 2024 का थीम क्या है? स्वावलंबन 2024 का थीम क्या है? इसका थीम था स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। ये एक तरीके का आप क्या बोलोगे, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस टाइप ले लो। ठीक है, किसका? इंडियन नेवी का एक कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है, एक सेमिनार टाइप का होता है, उसको स्वावलंबन नाम दिया गया है। तो स्वावलंबन 2024 का थीम क्या है? इसका थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। ठीक है, अब ये चीज याद करने वाली है तो इसको आप सीधा याद कर सकते हो। अभी हमारे नेवी चीफ का नाम क्या है? उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। याद रखोगे, इनका नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो दिनेश के त्रिपाठी कौन है? ये हमारे नेवी चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हमारे आर्मी चीफ कौन है? उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ का नाम है। और हमारे एयर चीफ का नाम क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नाम क्या है? इनका नाम है एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान रखेंगे दलजीत सिंह चौधरी के बारे में। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? ये है हमारे बीएसएफ के चीफ। कौन है? ये है हमारे बीएसएफ के चीफ। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चारों जो नाम थे बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। ठीक है, याद रखनी है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच शिपयार्ड बिल्ड द फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्य एंड अक्षर? पूछा है कि अदम्य एंड अक्षर। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदम्य एंड अक्षर क्या है? तो ये क्या है? ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल क्या होता है आपको पता है ना? इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपने सुना होगा। उसका काम क्या है? हमारा जो कोस्ट है ना, जो हमारा कोस्ट है उसकी निगरानी करना। कहीं वहां से जैसे कि मुंबई हमला हुआ था तो समुद्र से ही आए थे वो आतंकवादी, है ना। तो उसकी निगरानी करने का काम क्या है? किसका है? इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है। तो उन्हीं के लिए एक पेट्रोल वेसल दिया गया है। कौन सा? फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है अदम्य एंड अक्षर। ठीक है, तो दो पेट्रोल वेसल्स हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं और एक तरीके से निगरानी करने का काम करते हैं, सर्विलांस करने का काम करते हैं ना। तो इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, है ना। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है अदम्य एंड अक्षर को। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अदम्य एंड अक्षर क्या है? तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। समझ में आया? समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा चार्ज लगा देता हूं एक बार लैपटॉप को। ठीक है, एक सेकेंड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग MQ-9B ड्रोन्स फॉर इंडिया? MQ-9B ड्रोन्स को एक्वायर करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? MQ-9B ड्रोन्स को एक्वायर करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बूस्ट ऑपरेशनल
रेडीनेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, संचालन तत्परता और सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तो MQ-9B ड्रोन कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा प्रीडेटर ड्रोन के बारे में, है ना। प्रीडेटर ड्रोन आपने सुना होगा। प्रीडेटर ड्रोन किसका है? ये यूएसए का है, सबको पता है ना। यूएसए किस टाइप के ड्रोन होते हैं, तो हम लोग भी 3.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से यूएसए खरीद रहे हैं क्या? प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B ड्रोन, ठीक है। तो काफी ज्यादा न्यूज में था। तो MQ-9B ड्रोन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, मतलब आप इसको भेज दो, इस पे कोई भी आदमी बैठा नहीं रहेगा और ये जाके सर्विलांस मतलब देख दाख के आ जाएगा कि वहां पे चल क्या रहा है, ठीक है। चाहे कितनी भी ऊंची पहाड़ी हो, मतलब कहीं पे भी जाके आराम से सब कुछ देख के आ सकता है, सर्विलांस करके आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B ड्रोन भी इसे कहते हैं। समझ में आया? तो MQ-9B ड्रोन क्या है? ये सर्विलांस करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी कंट्री का है? तो यूएसए का है, और अभी इंडिया लेने वाला है। कुछ ड्रोन्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया है, तो टर्की ने पाकिस्तान की जैसे मदद की थी, है ना। तो ये चीज आपको पता है। तो कुछ ड्रोन्स के नाम आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वॉर चल रहा है। ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है ना, आपको पता है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूएसए अलग अलग जगह एक तरीके से सप्लाई कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था, कंबोडिया थाईलैंड का युद्ध चल रहा था, है ना। तो कुछ जो ड्रोन्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि MQ-9 के बारे में बताया, ये किसका है? यूएसए का है। MQ-9 किसका है? यूएसए का, याद रहेगा। हिरोन और हिरोप, हिरोन एंड हिरोप किसका है? इजराइल का, याद रखना। हिरोन एंड हिरोप किसका है? इजराइल का है। रुस्तम किसका है? इंडिया का, नाम से समझ में आ रहा है। स्विच ब्लेड किसका है? यूएसए का। क्लियर हो गया? 5 नाम याद हो गए। MQ-9B ड्रोन किसका है? यूएसए का है। हिरोन और हिरोप किसका है? इजराइल का है। रुस्तम किसका है? इंडिया का है। स्विच ब्लेड किसका है? यूएसए का है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? 5 नाम आपको मैंने अभी याद करवा दिए। 5 और ध्यान रखो। बैरक्टर ड्रोन अभी सुना होगा आपने, पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ यूज करा था, जिसको हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से मार गिराया है ना। तो बैरक्टर ड्रोन किसका है? टर्की का है। तपस ड्रोन किसका है? इंडिया का है। तपस ड्रोन इंडिया, नाम से पता चल रहा है। शहीद ड्रोन ईरान का है, पाकिस्तान मतलब क्या जाना। फायरफ्लाई इजराइल का है, और विंग लूंग नाम से पता चल रहा है चाइना का है। समझ में आया? तो बैरक्टर ड्रोन मोस्ट इंपोर्टेंट किसका है? टर्की का है। तपस ड्रोन इंडिया, शाहिद ईरान, फायरफ्लाई इजराइल और विंग लूंग चाइना। MQ-9 यूएसए, हिरोन और हिरोप इजराइल, रुस्तम इंडिया, स्विच ब्लेड यूएसए, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 10 ड्रोन के नाम याद करवा दिए, ठीक है, आराम से 1 मिनट के अंदर मैंने आपको 10 ड्रोन के नाम याद करा दिए। तो ऐसे आते भाई 50 मार्क्स से ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50 मार्क्स से ज्यादा आप सिर्फ इस सीरीज से लेकर आओगे। कैसे लाओगे? इस तरीके से लेकर आओगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया? इस टाइप का प्रीमियम कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, मैं दावा करके कह रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपके एग्जाम मार्क्स आने वाले हैं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट है वी स्वराज। व्हाट इज वी स्वराज? वी स्वराज क्या है? तो ये क्या है? अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। कुछ इस टाइप का दिखता है वी स्वराज से, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ इस टाइप का, इसको आराम से कोई भी इंसान है वो कैरी कर सकता है, हमारे फौजी भाई कैरी कर सकते हैं। और ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, 8 किलोमीटर तक की रेंज का, है ना। ऐसे तो 4.5 किलोमीटर की रेंज है, पर इसको बढ़ा के 8 किलोमीटर कर दिया जाता है। तो 8 किलोमीटर तक का रेंज का अगर कोई भी रेंज में अगर कोई भी हेलीकॉप्टर ये सब जा रहा है, तो उसको हमारे फौजी भाई जाएंगे और ऐसे करके मार गिराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? वी स्वराज से। क्या है? वी स्वराज, जिसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपने अफगानिस्तान की कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो मुजाहिदीन होते हैं वो अमेरिका के जो प्लेन होते हैं उसको ऐसे गिराते थे, है ना। तो एयर डिफेंस सिस्टम ही लेके जाते थे, मैन पोर्टेबल, है ना। तो वी स्वराज क्या है? इंडिया का खुद का बनाया हुआ मैन पोर्टेबल सिस्टम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोगों ने किसी से लिया नहीं है, हम लोगों ने खुद ही बनाया है वी स्वराज को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? रेंज कितनी है? 4.5 से 8 किलोमीटर तक की जा सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वी स्वराज के बारे में आपको पता हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थर्माइट यूज्ड इन ड्रैगन ड्रोन्स? थर्माइट क्या है? थर्माइट क्या है जिसे यूज किया गया ड्रैगन ड्रोन्स में? अभी ड्रैगन ड्रोन्स क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किया था, है ना। ये ड्रोन से कुछ इस टाइप की थर्माइट गिराई जाती थी, जिससे आसपास का जो पूरा एरिया है वो खत्म हो जाता था। ये जो थर्माइट है किस चीज से बना हुआ है? ये बना है अल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड से। तो ये क्या है? अ मिक्सचर ऑफ अल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। अल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है क्या? थर्माइट। और थर्माइट किससे गिरता है? ड्रैगन ड्रोन से गिरता है। तो न्यूज में था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आ सकता है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। समझ में आ गया? थर्माइट के बारे में ध्यान रखोगे, अल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर। अगला सवाल देखिए, हु डेवलप्ड द अक्षतीर एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम? सीधा आपको यह ध्यान रखना है कि अक्षतीर एयर डिफेंस सिस्टम किसने बनाया है? तो यह बनाया है अक्षतीर एयर डिफेंस सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने बनाया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन क्या आएगा कि अक्षतीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम किसने बनाया है? अक्षतीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम किसने बनाया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
लिमिटेड ने बनाया है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है अक्षतीर एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर, आगे बढ़े, कुछ इस टाइप का दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद कर लो सारी चीजों को। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ ऑपरेशन चक्रा 3। ऑपरेशन चक्रा 3 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको पकड़ना। किसको पकड़ना? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना। अब देखो इसके बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। क्या बता देता हूं कि ऑपरेशन चक्रा के बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें ऑपरेशन चक्रा 3 पूछा है। अगर ऑपरेशन चक्रा 2 भी पूछ ले, 1 भी पूछ ले, तो सबका मेन काम क्या है? सबका मेन काम है साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना। किसको पकड़ना? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना। अब इसमें 2 एजेंसी इन्वॉल्व थी, इंडिया की थी सीबीआई। इसमें 2 एजेंसी इन्वॉल्व है, सीबीआई और एफबीआई। सीबीआई और एफबीआई इन्वॉल्व है इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है? सीबीआई इन्वॉल्व है और एफबीआई इन्वॉल्व है। एफबीआई इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो दोनों एजेंसी है मिलके साइबर क्रिमिनल को पकड़ती है इंडिया के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एफबीआई इंफॉर्मेशन देती है, सीबीआई जाके उनको पकड़ लेती है। एफबीआई का जो गठन है 1908 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सीबीआई का गठन कब हुआ था ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ में आया? तो सीबीआई एफबीआई क्लियर हो गया। वैसे ही हमारे पास एजेंसी है एनआईए, आप सुने होंगे एनआईए। एनआईए का गठन कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ था। समझ में आया? एफबीआई का गठन 1908 के अंदर। कहां की एजेंसी है ये? यूएसए की एजेंसी है। तो यूएसए की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी सीबीआई दोनों मिलकर ऑपरेशन चक्रा चलाती है। किस चीज के लिए? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। किसके लिए? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फतेह 2 ईरान ने बनाया है। आपको ध्यान रखना है किसने बनाया है? ईरान ने बनाया है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा पाकिस्तान तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, पर आपको ध्यान रखना है किसने बनाया है? ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं। अब देखो ये जो मिसाइल की स्पीड होती है, स्पीड को मापने के लिए मैं एक जो यूनिट होती है तो उसके बारे में मैंने आपको कैटेगराइज करके दे दिया है। ठीक है, अगर बोले सब सोनिक की स्पीड कितनी होती है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये होती है 0.8 मैक से कम। कितनी होती है? 0.8 मैक से कम। हाइपरसोनिक कितनी? 5 मैक से ज्यादा। सुपरसोनिक कितनी? 1.2 से 5 मैक। और ट्रांससोनिक की कितनी? 0.8 से 1.2 मैक की स्पीड। ठीक है, तो अगर बोल दिए कि सबसोनिक मिसाइल है मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 0.8 मैक से कम है। अगर बोल दे ट्रांससोनिक मिसाइल है मतलब 0.8 से 1.2 के स्पीड में है। अगर बोल दे सुपरसोनिक मिसाइल है मतलब 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में है। और अगर मैं बोल दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल है तो क्या हो गया? वो हो गया आपका 5 मैक की स्पीड वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताओ कि इंडिया का जो ब्रह्मोस है, इंडिया का जो ब्रह्मोस है उसकी स्पीड कौन सी वाली है? ठीक है, हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो फतेह 2 मिसाइल बनाया गया है, डेवलप किया गया है, वो ईरान के द्वारा बनाया गया है। हाइपरसोनिक है मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? कम से कम तो 5 मैक होगी, 5 मैक से ज्यादा ही होगी। ठीक है, मिनिमम कितनी हो सकते हैं? 5 मैक, नहीं तो 5 मैक से ज्यादा, ही आपको ध्यान रखना है। तो फतेह 2 समझ में आ गया, क्लियर हो गया। किसने बनाया? ईरान ने बनाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से ज्यादा होती है, सुपरसोनिक मिसाइल 1.2 से 5 मैक के बीच में होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप द थर्ड सिस्टम डिप्लॉयड टू इजराइल। ठीक है, कौन सी कंट्री ने थर्ड सिस्टम को डेवलप किया है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ? इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है। किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने थर्ड सिस्टम डेवलप किया है। बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि इजराइल में डिप्लॉय किया गया था थर्ड सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ इस टाइप का दिखता है। किसका है? यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है ना। इंडिया अभी S-400 को यूज कर रहा है। S-400 को कौन बनाता है? रशिया बनाता है। कौन बनाता है? रशिया बनाता है। याद रहेगा, क्लियर, याद है सबको। आकाश नाम से पता चल रहा है कौन बनाता है? इंडिया बनाता है। बराक 8 इंडिया इजराइल, बराक 8 इजराइल, इंडिया और इजराइल, बराक 8 इंडिया इजराइल। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया, नाम याद रहेगा। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया। पैट्रियोट के बारे में याद रखना है, यूएसए बनाता है। थर्ड यूएसए बनाता है। प्रोजेक्ट कुशा कौन? इंडिया। आयरन डोम इजराइल। ठीक है, तो याद हो गया। S-400 रशिया बनाता है। आकाश इंडिया। बराक 8 इंडिया एंड इजराइल। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया। पैट्रियोट यूएसए। थर्ड यूएसए। प्रोजेक्ट कुशा इंडिया और आयरन डोम इजराइल। ठीक है, तो यहीं से आएंगे भाई आपके क्वेश्चन। अगर ड्रोन से क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, अगर एयर डिफेंस सिस्टम से आया तो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, तो इस तरीके से आएंगे आपके 50 से ज्यादा मार्क्स, इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री साइंड अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इन काठमांडू टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडिया पावर ग्रिड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। तो इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। इंडिया, नेपाल एंड भारत, नेपाल और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज इंडियाज
स्टडी इन कैंपेन ऑफिशियली लॉन्च इन अक्टूबर 2024। स्टडी इन कैंपेन कौन सी जगह पे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है शारजा में, शारजा यूएई के शारजा में स्टडी इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले ये देख लो यूएई की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहां पे है। ये छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है, ये क्या है? यूएई है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री है? यूएई है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? पर्शियन गल्फ है। ऊपर क्या होगा? ईरान होगा, पर्शिया है ना। ये क्या आ गया? गल्फ ऑफ ओमान। और ये जो बीच में आपको स्ट्रेट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो समझ में आया? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, और ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वेयर वाज द एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्डेड इन लाहौर व्हेन इट बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये बताने का है मेरा इस क्वेश्चन से के थ्रू कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड की? तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है बिर्नीहाट, जो कि इंडिया में है। कहां पे है? इंडिया में है। ये आसाम मेघालय में आपको दिखेगा, बॉर्डर पे दिखेगा, आसाम मेघालय का बॉर्डर पे दिखेगा। बिर्नीहाट नाम की जगह, बिर्नीहाट नाम की सिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बिर्नीहाट है इंडिया की। सेकंड नंबर पे दिल्ली है भाई, तो पहले नंबर पे दिल्ली मत करके आ जाना, क्योंकि दिल्ली ऐसी बदनाम रहता है। ठीक है, मैं इंडिया को मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री नहीं बोल रहा हूं, पर जो उसकी सिटीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी है? बिर्नीहाट है। कहां पे है? बिर्नीहाट, जो कि आपके मेघालय में पड़ता है। ठीक है, मेघालय में पड़ता है, आसाम मेघालय के बॉर्डर के पास आपको दिखेगा बिर्नीहाट नाम की सिटी। समझ में आ गया? सेकंड है, सेकंड नंबर पे दिल्ली। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 में से जो 6 सिटीज हैं वो इंडिया की हैं। 10 में 6 सिटीज जो मोस्ट पॉल्यूटेड है वो किसकी है? इंडिया की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? बिर्नीहाट नाम की जगह है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड बताई जा रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द मेंबरशिप स्टेटस ऑफ इजराइल इन एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में इजराइल की मेंबरशिप क्या है? तो ये है नॉन रीजनल मेंबर। क्या है? ये नॉन रीजनल मेंबर है, गैर क्षेत्रीय सदस्य है। ये आपको ध्यान रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अब मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके बारे में आपको 2 फैक्ट याद रखना है। किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इससे आपका काम चल जाएगा। क्या ध्यान रखना है? 2 बैंक है हमारे पास, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए बता दे रहा हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको हाल फिलहाल में ही सेटअप किया गया था, आज से 10 साल पहले, 2014 में। ठीक है, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको 1966 में फाउंड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहां पे है? शंघाई चाइना में। ठीक है, तो क्लियर हो गया? यही 2 चीज आपको बस ध्यान रखनी है, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फाउंड किया गया था, मनीला में उसका, मनीला फिलीपींस में उसका क्या है? हेडक्वार्टर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में फाउंड किया गया था, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ठीक है, तो 2 चीज हो गई, 2 चीज याद रहेगी, है ना? क्लियर रहेगा? आगे बढ़े। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 शंघाई चाइना में। ठीक है, न्यू से याद रखोगे कि वो बाद में हुआ है, मतलब अभी लेटेस्ट हुआ है, 2014 के अंदर हुआ है। क्लियर है ना? याद रहेगा। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है विच पोजीशन डिड प्रबोवा सुबियांतो अज्यूम आफ्टर टेकिंग ओथ इन इंडोनेशिया? तो प्रबोवा सुबियांतो कौन है? ये क्या बने हैं? ये बने हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, 8th प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको आपने देखा होगा, प्रबोवा सुबियांतो इनका नाम है। क्या नाम है? प्रबोवा सुबियांतो। अभी हमारे चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट भी आ रखे थे रिपब्लिक डे में। याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया जो है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए, क्योंकि हमारे को नेबर है ना? साउथ ईस्ट एशिया का ये नेबर है, प्लस यहाँ पे हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है, हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, इसलिए जो इंडोनेशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां के लीडर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब इंडिया में आए थे तो इन्होंने कहा था कि जो मेरा ब्लड है, जो मेरा डीएन है, वो क्या है? इंडियन ही है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के होकर खुद ही कह रहे हैं कि मेरा जो ब्लड है वो कौन है? वो इंडियन है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खास बात यह है कि इंडोनेशिया मतलब जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था, फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तो जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो सुकार्नो थे। कौन थे? सुकार्नो थे। सुकार्नो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। समझ में आया? फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? इंडोनेशिया के। और इस बार भी जो आए हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए हैं। उनका नाम क्या है? प्रबोवा सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवा सुबियांतो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया और
फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि सुकार्नो, जो कि इंडिया में एज अ फर्स्ट चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे के पीरियड में। और अब हमारा जो इस बार रिपब्लिक डे बनाया गया तो इस बार प्रबोवो सुबियांतो है, इसलिए भी इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे पार्ट 6 में। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, बहुत बड़ी मतलब लिटरली बहुत बड़ी, उसके बारे में मैं जल्द खुलासा करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।